ज्योतिष शास्त्र के योग सूत्र और कुछ उपाय। यदि आप ज्योतिष को स्वयं सीखना चाहते हैं, कम से कम इतना तो अवश्य कि अपनी स्वयं की जन्म पत्री देख पाएं, अपने परिजनों की जन्म पत्री देख पाएं, जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर लें या आने वाली स्थितियों को देख लें, अच्छी है या बुरी है, तो मेरे वीडियो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपके सहायक सिद्ध होंगे। चलते सीधा विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सुबह जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करने से और सूर्य के प्रकाश में प्रातःकाल बैठने से, घूमने से सूर्य के दुष्प्रभाव में कमी आती है और सूर्य के शुभत्वों में वृद्धि होती है। कमी आती है, खत्म नहीं होते हैं। नित्य ओमकार के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से, ओमकार ध्यान करने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव में कमी आती है, शुभत्वों में वृद्धि होती है। मंदिर में श्रमदान करने से, नित्य देव दर्शन करने से, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से, चरण स्पर्श करने से देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव में कमी आती है, शुभत्वों में वृद्धि होती है। आवारा कुत्ते को भोजन देने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। पौधों की सेवा करने से, उनकी संभाल करने से, पौधों का निरीक्षण करने से, उनकी केयरिंग करने से, नंगे पैर घास पर चढ़ने से और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से बुध के दुष्प्रभाव में कमी आती, शुभत्वों में वृद्धि होती है। अपने आप को साफ सुथरा रखने से, सफेद वस्त्र धारण करने से, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करने से और अपने घर को भी साफ सुथरा रखने से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती है, शुभत्वों में वृद्धि होती है। निर्धन, मजदूर, भिक्षुक और हाथ से काम करने वाले यथा बाल काटने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा सिलने वाले, इनको पैसे समय पर देने से और इनकी इच्छा से 2-4 रुपये ज़्यादा देने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती, शुभत्वों में वृद्धि होती है। अच्छा व्यवहार करने से भी शनि ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती ही है, शुभत्वों में वृद्धि होती है। पक्षियों को अनाज देने से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव में कुछ कमी आती है। नित्य व्यायाम करने से, भाई और मित्रों के साथ पारदर्शी रहने से, उन्हें धोखा न देने से, जो ड्रेस में रहते हैं, पुलिस है, डाकिया है, गार्ड है, उनको चाय वगैरह पिलाने से, मीठा बोलने से मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती है, शुभत्वों में वृद्धि होती है। नंगे पैर घास पर या मिट्टी में चढ़ने से मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव में भी कमी आती है। अपाहिज को भोजन कराने से, भिक्षुक को भोजन कराने से राहु ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती है। सफाई कर्मचारी को भोजन कराने से भी राहु ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी आती है। यदि केतु और चंद्रमा जन्म पत्री में एक साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक अपनी भावनाओं को व्यक्त कम करता है, न के बराबर करता है। अपनी भावना को व्यक्त करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जातक समझता नहीं है, जातक समझता है और हो सकता है जिसको बताए वो भी समझ ले, लेकिन जातक की वृत्ति ऐसी हो जाती है कि बताने से क्या लाभ है, अतः वो अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है। अवसाद के बड़े कारणों में से एक कारण है चंद्रमा का पीड़ित होना, राहु के साथ या केतु के साथ या अमावस्या का चंद्रमा होना। अमावस्या के चंद्रमा का सीधा सा अर्थ है कि सूर्य के साथ चंद्रमा का होना। इन कारणों से भी जातक अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसे इंसानों का किया गया उपकार कोई याद नहीं रखता है, कभी नहीं। आप किसी का भला करेंगे यदि ये योग है तो कोई उसको याद नहीं रखेगा। आपको ताने और व्यंग बाण सहने जीवन में कई बार पड़ते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है वह जातक दिल का अच्छा होता है, लेकिन गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर होता है ऐसा, और वो स्वयं कमाने में विश्वास रखता है। पैतृक संपत्ति या पूर्वजों के धन की कोई ऐसा उम्मीद नहीं करता है। झूठ बहुत कम बोलता है, लेकिन किसी की भलाई करना पड़ जाए या किसी के भले के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो उसको
इस बात का परहेज भी नहीं होता है, वह दूसरों को धोखा भी नहीं देता है। क्षमा करना भी उसका एक गुण होता है। स्वयं मेरी जन्मपत्री में भी मेरे सूर्य लग्नेश है और दसम भाव में दिग्बली होकर बैठे सिंह लगन की मेरी जन्मपत्री है। ये सभी क्वालिटी मेरे में कम ज़्यादा मैंने नोट किए। छठे भाव का स्वामी ही रोग का कारक होता है। छठे भाव में जो ग्रह बैठा है वो, और छठे भाव में का स्वामी कहाँ चला गया है ये स्थिति, छठे भाव में जो ग्रह स्थिति बन गई है वो, और छठे भाव का स्वामी जहाँ चला गया है, जहाँ स्थित हो गया है, विराजमान हो गया, दोनों स्थितियों को देखकर आप रोग का आकलन कर सकते हैं। जहाँ चंद्र बैठे हैं उससे घर आगे राहु केतु और सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो, वैसे सूर्य को मैं नहीं छोड़ता हूँ, राहु केतु ही लेता हूँ। चंद्र जहाँ बैठे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को भी बोला गया है, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, मेरे अनुभव में ये ऐसा नहीं आया। जहाँ चंद्र बैठे हैं उससे एक घर आगे राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह बैठा हो तो इसे सुनफा योग कहते हैं। चंद्रमा जहाँ बैठे उससे पीछे वाले घर में राहु और केतु को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हो, स्थित हो, राहु और केतु की काउंटिंग नहीं होगी। आगे वाले भाव में है तो सुनफा योग हो जाएगा और पीछे वाले भाव में है तो अनफा योग हो जाएगा। आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह हो और पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह हो तो इसे दुर्धारा योग बोलते हैं। दुरुधारा भी बोलते हैं, दुर्धारा योग भी बोलते हैं। जैसे मेरी जन्मपत्री ले ले, पीछे वाले भाव में मंगल बैठे हैं और चंद्र से आगे वाले भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, आगे गुरु है, पीछे मंगल है, तो दुर्धारा योग हो जाता है। यदि आगे वाले ग्रह में भाव में सिर्फ गुरु होते, पीछे वाला भाव खाली होता तो इसे सुनफा योग बोलते, और आगे गुरु न होते, पीछे केवल मंगल होते तो इसे अनफा योग बोलते। और यदि आगे और पीछे दोनों भावों में कोई ग्रह न हो, राहु केतु की काउंटिंग तो होगी नहीं, आगे वाला भाव भी खाली है, पीछे वाला भाव भी खाली है, तो इसे केमुद्रम योग कहते हैं। ऐसा जातक बेहद कष्टमय व नाना प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त होता है। यदि केमुद्रम योग बन गया है तो आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो केमुद्रम योग, केमुद्रम दोष हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक नियम है, सामने मैंने केमुद्रम दोष पर पूरी बड़ी वीडियो डाली हुई है, आपने देखना चाहे देख सकते हैं, विस्तृत उपाय, निदान, सावधानियां सब। एक नियम ये भी है, सामने से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, कहीं से शुक्र की हो, बुध की हो, तो अलग अलग दृष्टियों के अनुसार परिणाम स्वरूप केमुद्रम दोष के बल, योग के बलों में कमी आती है, योग के दुष्प्रभावों में कमी आती है। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना अनिवार्य है। नियमित शिव पूजन के साथ चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप यदि आप कर रहे हैं, दूध और पानी का दान भी कर रहे हैं, तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव में कमी आती है, चंद्रमा के बल में वृद्धि होती है। जल का दुरुपयोग करना बंद कर देना भी चंद्र को बल देता है। बुध के लिए वाणी को सौम्य व संतुलित रखना चाहिए। श्री गणेश जी का पूजन, बुध के मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, नित्य संभाल, नित्य उनका देखना, उनको खोदना, जो भी होता है वो करना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, जानवरों को हरा चारा खिलाना चाहिए, दांत कान जीवा शुद्ध एवं स्वच्छ रखनी चाहिए, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी चाहिए। इन सभी उपायों से बुध के दुष्प्रभाव में कमी आती है, बुध अच्छे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए श्रीमन नारायण की आराधना की जानी चाहिए, अपने इष्ट का नियमित पूजन किया जाना चाहिए। गुरु के मंत्र, यदि देव आपको कोई गुरु आपने धारण किए और उनके मंत्र आपके पास है तो मंत्रों का जाप नित्य करना चाहिए। दान और सेवा करनी चाहिए, मंदिर में या धर्म स्थल पे किसी पे या कोई सेवार्थ स्थल हो उनमें श्रमदान करना चाहिए। मीठे का सेवन कम करना चाहिए और मीठे का दान अधिक करना चाहिए। आध्यात्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए।
ब्राह्मण या पुजारी या संत कोई मिल जाए तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे गुरु के दुष्प्रभाव में कमी आती है, शुभत्व में वृद्धि होती है। मैंने एक सूत्र डाला था कि देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति कहीं भी हो जाए, शुभ स्थान में हो जाए, तो ऐसा जातक किसी ऐसे स्थान पर भी बैठ जाएगा जहाँ पर भीड़ नहीं है तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी। ऐसी दुकान पर चला जाएगा जहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे और नित्य बैठने लगेगा तो उसकी दुकान चलने लगेगी। तो ये सूत्र कई लोगों ने इस सूत्र को सराहा है, सिद्ध बताया है और बताया है कि हमारी या किसी परिजन की जन्मपत्री में सूत्र है, इससे लाभ भी हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसी सूत्र में एक बात और बता दूं, गुरु और केतु की युति वाला जातक आशीर्वाद आशीष नहीं देता है, कभी नहीं देता है। वो मन से आशीष बहुत कम देता है, लेकिन यदि दे दे तो बहुत हद तक संभावना है कि उसके द्वारा दिया गया आशीष आशीर्वाद या उसकी शुभकामनाएं फलित हो जाए और सामने वाले को लाभ हो। सूर्य जन्म पत्री में शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और इसका सीधा असर जातक के दिनचर्या और गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। जातक हमेशा इस बात का चिंतन करता रहता है कि उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। यही चिंतन करते करते वो जिंदगी भर काम करता है, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य ही संतुष्टि होती है और सूर्य ही आत्मा का कारक होते हैं। ऐसा जातक भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहता है। देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो 2 बार जीवन में जीवनदान मिलता है, 2 बार। बृहस्पति वक्री है तो ओवर स्पीडिंग मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। बृहस्पति वक्री है तो यदि जातक ने पूजा पाठ छोड़ दी तो झटके से पतन होता है, एकदम में ही आकाश से धरती पर आ गिरता है। केतु की महादशा में एक उपाय ये भी है कि सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए, ज़्यादा प्रयास करें इन्हें, ज़्यादा उछल कूद केतु की महादशा में काम भी नहीं आती है। चंद्रमा से दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हो, आपको जन्मपत्री में चंद्रमा की स्थिति पता हो या लक्षण से स्पष्ट हो रहे हो कि चंद्रमा द्वारा कष्ट दिया जा रहा है, तो सीधा सा एक कार्य कीजिए, चांदी या मिट्टी या कांच के गिलास में पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए, स्टील के गिलास में पानी पीना बंद कर दीजिए, इससे भी लाभ होता है। चांदी का गिलास भी कोई महंगा नहीं आता, 700-800 हज़ार रुपये का आता, और घर में ही चांदी रहनी, किसी को दान थोड़ा ही देना है, उसका भाव भी बढ़ता रहता है और प्रयोग भी करते रहते हैं। मैंने चांदी के गिलास खरीदे थे कभी शायद 400 या 500 रुपये के, अब उस गिलास की कीमत 1000-1200 रुपये हो गई है और मैं काम भी ले रहा हूँ। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति शुभ राशि में बैठे हों, स्थित हों, तो ऐसे जातक को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार हो ही जाता है। इनको कई तरह की विद्याएं भी प्राप्त होती हैं, कई तरह के कार्य इनको करने आते हैं और इनको बेवकूफ़ बना देना भी सरल नहीं होता है। जानबूझकर बन जाए अलग बात है, लेकिन इनको पता सब होता है। पंचम भाव में शनि देवता स्थित हों तो बेशक आपकी कमाई से आप ज़्यादा पैसे न जोड़ पाएँ, ज़्यादा पैसे वाले न हो पाए, लेकिन रूटीन के खर्च का धन आपके पास आता रहता है। ये सूत्र मैंने कई बार देखा है, कई जन्मपत्रियाँ मेरे मित्र परिजनों की हैं, ये स्थिति होती है तो रूटीन का खर्च चलता रहता है। शनि मंगल की युति जन्मपत्री में हो तो बहुत बार ऐसा देखा गया, शनि की महादशा में मंगल का अंतर आ जाए और मंगल की महादशा में यदि शनि का अंतर आ जाए तो हो ही जाता है। लेकिन वैसे भी देखा गया है कि बहुत बड़ी दुर्घटनाएं या आकस्मिक घटनाएं उसके जीवन में, जातक के जीवन में होती है। लगन पंचम नवम दशम या एकादश भाव में सूर्य हो, उन्हें सुनिए, लगन पंचम नवम दशम या एकादश भाव में सूर्य हो
तो ऐसे जातक को नीचा कभी न दिखाना चाहिए, उसको अपमानित कभी न करें, क्योंकि उसको अपमानित करेंगे तो जब भी अवसर आएगा वो बदला लेगा या आपको प्रत्युत्तर में आपको अपमानित कर देगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जिस भाव पर होती है उसी भाव से संबंधित चिंता, अनजान भय, अज्ञात भय और जीवन में उतार चढ़ाव जातक को लगा रहता है। उदाहरण, यदि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है तो जातक यही विचार करता रहेगा कि धन कहाँ से आएगा, धन कैसे फंस गया है, धन को कैसे निकालें। ये सब चिंताएं और चिंतन ही उसके जीवन का आधार होता है। जहाँ पर भी चंद्रमा की दृष्टि है, लगन पर दृष्टि है, तो शरीर संबंधी समस्याएं, शरीर को मेंटेन कैसे करें, यही चिंतन करता रहता है। तीसरे भाव में किसी जातक के मंगल स्थित होता है तो ऐसा जातक रात्रि में भी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ता है। यदि तीसरे भाव में कोई किसी जातक के मंगल है और वो आप उसको जानते हैं तो उससे उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपकी सहायता समय आने पर कर ही देगा। संबंध कैसे, ये विषय भी होता है। अब सामान्य संबंध में न भी करे, लेकिन यदि आपका निजी मित्र या परिजन है तो फिर कर देता है। जिसके 12वें भाव में मंगल होता है ऐसा जातक महापरिश्रमी, महाकर्मठ होता है। मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो अचानक से अलगाव दे देते हैं। सूर्य राहु एक साथ जन्म पत्री में हो तो ये ग्रहण योग तो होता ही है। सूर्य के कारकत्वों में कमी आती, जैसे मान सम्मान, सरकारी कार्यों में, लेकिन ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कार्य भी ये करती है। यदि ऐसी स्थिति है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जांच कराते रहें। चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हो तो जो भी घर में आए उसको पानी दूध पिलाकर भेजे, लाभ होगा ही होगा। चंद्रमा यदि 12वें भाव में स्थित है तो गुरु राहु का योग, ये चांडाल योग कहते हैं। यदि बच्चे की जन्म पत्री में है, किसी के भी बच्चे की जन्म पत्री में है, तो उस बच्चे की संगति हमेशा अच्छी रखें और उसे अध्ययनशील बनाएं, वो ज्ञानी बनेगा। संगति ही इस योग में योग को बिगाड़ती है और संवारती है। तीसरे भाव में राहु हो तो ऐसा जातक पहली नज़र में किसी को भी भाव नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। मेरे छोटे बेटे की जन्मपत्री मिथुन लगन की है, तीसरे भाव में राहु है, अभी 8 साल का, ये किसी को भाव नहीं देता है। कोई आए चाहे कोई कुछ भी लगता हो, भाव देता ही नहीं है। खैर मेरे को तो पता ही ऐसा होने वाला है, आगे बड़ा होने के बाद तो शायद मेरे को ही भाव न दे। खैर भाग्यवश्य में भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम। पंचम भाव के स्वामी यदि लगन में हो तो ऐसा जातक यदि अपनी काबिलियत, अपनी क्वालिटी को पहचाने तो लाभ होगा। वो कई बार अपनी क्वालिटी को पहचान ही नहीं पाता, अंधेरे में रहता है। चंद्र कितने भी जन्मपत्री में अच्छे, यदि राहु चौथे भाव में है तो ऐसे जातक के विचार हीन होते ही हैं, कुत्सित विचार होते ही हैं और जातक स्वयं से ही लड़ता रहता है, उसके दिमाग में ही उथल पुथल चलती रहती है। लगन के मंगल का जातक 2 मिनट का शेर होता है बस। वो कोई धमकी दे रहा है तो उससे परवाह मत करिए, 2 मिनट बाद खुद ही शांत हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। 2 मिनट का योद्धा है बस वो। दूसरे भाव में मंगल हो ऐसा जातक अपनी जबान पर थोड़ी देर टिकता है फिर भूल जाता है। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, तीसरे भाव का स्वामी, तो ऐसा जातक कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहेगा, खुद ही पतल रहेगा अपने विचारों से। दशम का केतु 90% कैरियर में प्रॉब्लम देता है, ऐसा देखा गया है। यदि राहु जन्म पत्री में अच्छा है तो ससुराल अच्छी मिलती है और सम्मान भी ससुराल से प्राप्त होता है। राहु खराब है तो ससुराल से विवाद होता रहता है, ससुराल अच्छी नहीं मिलती है, आपसी विचार सामंजस्य तारतम्य नहीं मिलता है। और राहु वो अज्ञात भय है जो रात की नींद गायब कर देता है। और यदि राहु अच्छा है तो दुनिया में आपको कोई झुका दे इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती है। जेल में बंद निर्दोष कैदी राहु के कारण ही बंद है, क्योंकि उसने कोई निर्दोष है, उसने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है। और यदि राहु अच्छा है तो कोई कार्य कर भी दे तो भी जेल जाने की संभावना बहुत कम होती है। राहु सफाई कर्मचारी भी है, साफ करता है, छोड़ता नहीं है।
स्टील लोहे के बर्तन राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए मैं स्टील के गिलास में पानी पीने को वर्जित करता हूं, लेकिन केवल उसको जिसको चंद्रमा की समस्या है, इसका चंद्रमा पीड़ित है। चलिए, वीडियो 20 मिनट की हो गई है, विराम देते हैं। मेरा बताने का सामर्थ्य तो अभी बहुत ज़्यादा बताता रहूँगा मैं तो, क्योंकि मैं कोई सूत्र सामने आता तो व्हाट्सएप में किसी अपने फ़ोन से दूसरे नंबर में लिख लेता हूँ। ऐसे ही मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ऐसे ही नोट कहीं कहीं बना कर छोड़ता रहता हूँ, बाद में उनको बताता रहता हूँ। क्या करूँ, मेरे पास ना लैपटॉप है ना कोई ऐसी सुविधा है, और मेरी इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि लैपटॉप ले नहीं सकता, आवश्यकता नहीं है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।